अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक नंबर 7.1 परफॉर्मिंग एडवांस सर्चेस टू लोकेट इन्फॉर्मेशन को बहुत ही इजी वे में विद रियल लाइफ एग्जांपल समझेंगे। तो स्टूडेंट, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम रिसर्च को समझते हैं। स्टूडेंट, रिसर्च आपका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। सिस्टमैटिक प्रोसेस कहते हैं एक प्रॉपर प्लान किया हुआ एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। रिसर्च आपका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी टॉपिक या क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेट करते हो, या इन सिंपल वर्ड आप ये कह सकते हो कि आप किसी भी टॉपिक या क्वेश्चन के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हो उसको भी एक रिसर्च कहते हैं, या उसको सॉल्व करना भी एक रिसर्च है। इसमें आप इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हो, उसका इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करते हो, और जो इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी की होती है उसकी इंटरप्रेटिंग करते हो। इंटरप्रेटिंग की टर्म यूज़ होती है तशरीह करने के लिए, या जो इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठा की हुई है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टूडेंट्स, रिसर्च आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और उस प्रॉब्लम के रिलेटेड एक्यूरेट आंसर्स फाइंड करने में हेल्प करती है। रिसर्च के ज़रिए आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होते हैं। अब लेट्स सपोज आपके टीचर आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि आपने इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है कि सोशल मीडिया का स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट होता है। तो आप रिसर्च का पूरा प्रोसेस फॉलो करके वो फाइंडिंग्स निकाल सकते हो और उसकी एक्यूरेट आंसर्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट हमारा रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट की बुनियाद होता है। रिसर्च क्वेश्चन हमारा क्लियर, फोकस्ड और स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च क्वेश्चन हमारी इंटायर रिसर्च को डायरेक्शन देता है। ये हमें अपना गोल बताता है कि हम क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं, क्या हमारी रिसर्च करने का मकसद क्या है, वो हमें रिसर्च क्वेश्चन से ही पता चलता है। इसलिए जितना अच्छा हमारा रिसर्च क्वेश्चन होगा उतनी हमारी सर्च स्पेस कम हो जाती है। जब हमें पता होगा कि हमने इस चीज़ को ढूंढना है तो हम अपनी उसी डायरेक्शन में सर्च कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज हम इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पीपल्स की बात करें तो हमारा जो सर्च स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम सिर्फ ये बात करें कि इम्पैक्ट ऑन सोशल मीडिया ऑन HSSC स्टूडेंट, तो हम सिर्फ अपनी रिसर्च का दायरा शॉर्ट कर सकते हैं। सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स का डाटा गैदर करके उसका एनालिसिस करके और अपने रिजल्ट्स की फाइंडिंग कर सकते हैं। इसीलिए वेल डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा रिसर्च इन दी डिजिटल एज। जैसा कि आप लोगों को पता है हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं। अब हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। बहुत ही टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आने की वजह से बहुत से ऐसे डिजिटल टूल्स बन गए हैं जिन्होंने रिसर्च के प्रोसेस को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब आप मॉडर्न तरीके से रिसर्च करते हो, आप डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो और बहुत ही एफिशिएंटली और क्विकली आप उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे डाटा एनालिसिस टूल्स भी मौजूद हैं जिनकी एक्यूरेसी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और आप अपनी रिसर्च की फाइंडिंग को बहुत ही एक इंगेजिंग वे में प्रेजेंट कर सकते हो, एक क्रिएटिंग वे में, जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स, इमेजेस वगैरह का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी रिसर्च फाइंडिंग को प्रेजेंट कर सकते हो। इससे देखने वाले को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर स्टूडेंट हम डिजिटल टूल्स की इंपॉर्टेंस की बात करें तो डिजिटल टूल की मदद से हम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा गैदर कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हो हम बिग डाटा भी गैदर कर सकते हैं। इससे हम अपनी रिसर्च को एक बहुत ही ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट वे में कंप्लीट कर सकते हैं। और स्टूडेंट, हमने जो अपने रिजल्ट्स या अपनी फाइंडिंग ढूंढी है अपनी रिसर्च में, वो भी दूसरों को बहुत ही ईजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर आपने एक मॉडर्न रिसर्चर बनना है तो आपको ये तमाम टूल्स पता होने चाहिए, और आपने किस तरह से उन्हें एफिशिएंटली यूज करना है वो भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसर्च आर्टिफैक्ट। रिसर्च आर्टिफैक्ट का मतलब होता है वो चीज़ या आउटपुट जो रिसर्च के प्रोसेस के दौरान क्रिएट हो जाती है और बाद में एविडेंस, एक्सप्लेनेशन या रिजल्ट के तौर पर यूज़ होती है। अगर हम सिंपल अल्फाज में बात करें तो रिसर्च करते वक्त कोई भी टेंजिबल या डॉक्यूमेंट चीज़ बनती है, हम उसे रिसर्च आर्टिफैक्ट कहते हैं। रिसर्च आर्टिफैक्ट के ज़रिए हम अपने रिजल्ट या कंक्लूजन्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट, रिसर्च आर्टिफैक्ट की रियल लाइफ एग्जांपल समझें तो लेट्स सपोज आपके पास एक रिसर्च क्वेश्चन है जहां पे आपने ये चेक करना था कि ऑनलाइन लर्निंग का स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट होता है। तो इसके हमारे पास रिसर्च आर्टिफैक्ट हो सकते हैं कोई भी सर्वे फॉर्म्स, या जो रिस्पॉन्स हमने लोगों से कलेक्ट किए हैं वो, या चार्ट्स की फॉर्म में जो भी हमारा डाटा हुआ है उसका जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो हमारी रिसर्च की फाइनल रिपोर्ट होगी, वो सारी चीज़ें हमारे पास इस रिसर्च की आर्टिफैक्ट हो सकते हैं।
मूव करते हैं स्टूडेंट टॉपिक की तरफ कि हम किस तरह से एक एडवांस सर्चेस परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट जैसा कि मैंने पहले भी बात की कि हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, हमारे पास डिजिटली टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हैं। इसी के साथ हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बुक्स की फॉर्म में, एकेडमिक जर्नल की फॉर्म में, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स की फॉर्म में हमारे पास बेशुमार हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। स्टूडेंट्स इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल तो है, लेकिन हमें तो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमारी रिसर्च के रेलिवेंट हो। तो रिसर्च रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हम एडवांस सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इनसे हमारा टाइम और एफर्ट बहुत ही ज़्यादा कम लगते हैं और हमें एक अच्छे रिजल्ट फाइंडिंग्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम कुछ एडवांस सर्च के तरीके समझेंगे कि किस तरह से आप भी अपनी डेली लाइफ में एडवांस सर्चेस का इस्तेमाल करके अपनी रिसर्च स्पेस को स्पेसिफिक कर सकते हो और रेलिवेंट रिजल्ट फाइंड कर सकते हो। उसमें एक तरीका है बूलियन ऑपरेटर्स। बूलियन ऑपरेटर से आप पहले भी फेमिलियर हो, एंड और नॉट। हम तो नॉर्मल ही रिसर्च करते हैं किसी भी सर्च इंजन गूगल वगैरह का इस्तेमाल करके, लेकिन हम कभी भी इन तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर हम इन तरीकों का इस्तेमाल करें तो हमारा टाइम भी बचेगा, हमारी एफर्ट भी बचेगी और हमें रेलिवेंट रिजल्ट्स भी जल्दी मिलेंगे। जिसमें है एक एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है कि एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आपने जो भी फ्रेजेस या जो भी कीवर्ड्स लिखे हैं तो आपकी रिसर्च स्पेस में वो सारे होने चाहिए। ठीक है, सर्च इंजन जो भी आपको रिजल्ट्स देगा उसमें वो लाजमी होने चाहिए। और का मतलब है कोई एक कीवर्ड या कोई एक फ्रेज भी हो तो वो उस तरह के सारे रिजल्ट्स आपको शो करवा दे। और नॉट का ऑपरेटर आप तब यूज करते हो जब आपने किसी वर्ड को निकालना हो। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मशीन लर्निंग आप सर्च करना चाहते हो लेकिन डीप लर्निंग सर्च नहीं करना चाहते, तो आपने लिखना है मशीन लर्निंग, हाइफन का सिंबल लगाना है और साथ लिखना है डीप लर्निंग। तो आपका जो सर्च इंजन है वो क्या करेगा, वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि मैंने सिर्फ मशीन लर्निंग के जितने भी आर्टिकल्स हैं या जितना भी इंफॉर्मेशन है वो शो करवानी है, डीप लर्निंग को शो नहीं करवाना। नेक्स्ट है फिर स्टूडेंट गूगल एडवांस सर्च। गूगल चूंकि हमारा एक सर्च इंजन है, हमने कोई भी कीवर्ड बेस्ड सर्चिंग करनी हो तो हम गूगल का इस्तेमाल करते हैं और उसी में अगर हम एडवांस सर्च यूज़ करें तो हमारा रिजल्ट और भी ज़्यादा रिफाइन हो सकता है। अगर हम डिफरेंट ब्राउज़र यूज़ करेंगे तो इसमें हमारा इंटरफेस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एडवांस गूगल सर्च यूज़ करने का हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें बहुत ही फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। इससे एक्यूरेसी भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है और हमें इररेलेवेंट रिजल्ट्स शो नहीं होते। हमें तमाम वो डाटा मिलता है या तमाम वो इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमारी रिसर्च के रेलिवेंट होती है। स्टूडेंट्स एडवांस सर्चेस के तरीकों की बात करें तो उसमें एक है हमारा ऑल दीज वर्ड्स। ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हम अपनी सर्च स्पेस को स्पेसिफिक करना चाहते हो और हम चाहते हो जो भी वर्ड्स या जो भी कीवर्ड्स हम सर्च कर रहे हैं वो हमारे रिजल्ट में अपीयर हों। अब एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं डिजिटल लिटरेसी और साथ ही हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ऑल दीज वर्ड्स, तो जो हमारा सर्च इंजन है ऑटोमेटिकली उसे एंड ऑपरेटर के थ्रू ट्रीट करेगा और हमें वो तमाम रिजल्ट शो करवाएगा जिसमें डिजिटल लिटरेसी दोनों अल्फाज आ रहे होंगे। इससे हमारी जो सर्च स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती है। नेक्स्ट है फिर हमारा एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज। जब आप एक कंप्लीट फ्रेज को सर्च करना चाहते हो और इंपॉर्टेंट फ्रेज को सर्च करना चाहते हो और लिमिटेड उसी फ्रेज के मुतालिक आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस फ्रेज को इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट आप डिजिटल लिटरेसी को इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे तो जो भी आप सर्च इंजन यूज़ कर रहे हो वो उसी रिलेटेड सारे रिजल्ट्स आपको शो करवाएगा जो डिजिटल लिटरेसी से रेलेवेंट होंगे। फिर है स्टूडेंट हमारा एनी ऑफ दीज वर्ड्स। जब आप कोई चाहते हो कि आपके रिजल्ट में कोई एक वर्ड भी आ जाए, जब आप ब्रॉडर सर्च करना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखते हो डिजिटल लिटरेसी, साथ आप ब्रैकेट में मेंशन कर देते हो एनी ऑफ दीज वर्ड्स, तो जो आपका सर्च इंजन है वो उसको और ऑपरेटर की तरह ट्रीट करेगा और वो तमाम रिजल्ट शो करवाएगा जिसमें डिजिटल भी आ रहा होगा, सिर्फ सिंगल डिजिटल भी आ रहा होगा या लिटरेसी की टर्म भी आ रही होगी, तो वो तमाम रिजल्ट्स आपको शो हो जाएंगे। नेक्स्ट है फिर नन ऑफ दीज वर्ड्स। इसका इस्तेमाल आप तब करते हो जब आपने किसी स्पेसिफिक वर्ड या फ्रेज को निकालना होता है। इसके लिए आप हाइफन का सिंबल यूज करते हो। इसकी एग्जाम्पल समझें तो आप डिजिटल के साथ हाइफन लगा के लिटरेसी लिखोगे तो इसका मतलब है कि आपको रिजल्ट्स वो चाहिए जिसमें सिर्फ डिजिटल आए, आपको लिटरेसी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नंबर रेंज। इसका इस्तेमाल आप तब करोगे जब आपको आपका रिजल्ट एक स्पेसिफिक रेंज में चाहिए, एक प्राइस रेंज में, या आप कह लो इस ईयर से लेकर इस ईयर तक पब्लिश होने वाली इस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन या आर्टिकल्स मुझे चाहिए, तो आप इस सर्च का इस्तेमाल करोगे। इसमें आप रेंज दोगे, दो डॉट्स लगा के एक रेंज जस्टिफाई
स्पेसिफाई करोगे या रेंज डिफाइन करोगे तो आपको उस रेंज के अंदर सारे रिजल्ट्स शो होंगे। नेक्स्ट है फिर लैंग्वेज एंड रीजन। लैंग्वेज फिल्टर का इस्तेमाल करके आप अपने रिजल्ट को एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में महदूद कर सकते हो। आप सर्च इंजन को बता सकते हो कि मुझे जो रिजल्ट्स चाहिए वो इसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में चाहिए। उसके साथ ही रीजन फिल्टर का यूज़ करके आप अपने रिजल्ट को कंट्री वाइज लिमिट कर सकते हो कि मुझे पाकिस्तान की आर्टिकल्स चाहिए या मुझे पाकिस्तान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या मुझे किसी और कंट्री में मौजूद या इस पे जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर है स्टूडेंट साइट और डोमेन सर्च कि आप अपने रिजल्ट को लिमिट कर सकते हो एक स्पेसिफिक साइट या एक स्पेसिफिक वेबसाइट के तहत, लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है जब आपको उस वेबसाइट का URL पता हो। एग्जांपल के तौर पे आप लिखते हो साइट fbisc.edu.pk तो आपके जितने भी रिजल्ट्स आएंगे उसमें आपको FBISC की साइट के ही डेटा शो होगा। नेक्स्ट है फिर हमारी फाइल टाइप सर्च। आप एक स्पेसिफिक फाइल का फॉर्मेट भी सर्च कर सकते हो। अगर आप लिखते हो कि मुझे ये चीज़ PDF में चाहिए तो जो आपके पास सर्च रिजल्ट्स आएंगे वो PDF में होंगे। अगर आप लिखते हो डॉक्यूमेंट में चाहिए तो जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो डॉक्यूमेंट होंगे। इसी तरह PPT जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स होती हैं उसमें चाहिए तो वो PPT में आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई भी नाम लिखते हो और जैसे digitalliteracy.pdf लिखा तो आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो सारी फाइल्स आपकी PDF में होंगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा यूजेज राइट्स। अब चूंकि कंटेंट तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन आपने वो कंटेंट यूज़ करना हो जो कॉपीराइट फ्री हो तो आप इस सर्च का इस्तेमाल कर सकते हो। आप कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन जो सर्च करना चाहते हो वो लिखो और उसके साथ लिखो लेबल्ड फॉर रीयूज, तो आपको वो तमाम रिजल्ट शो होंगे जिनको आप रीयूज़ कर सकते हो और आप उस पर कोई भी किस्म का प्लेजरिज्म या कॉपीराइट भी नहीं होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट इन टाइटल सर्च। इन टाइटल सर्च का मतलब है आप वो कीवर्ड सर्च कर रहे हो जो किसी वेब पेज के टाइटल में मौजूद हैं। अब लेट्स सपोज आप सर्च करते हो HSSC रिजल्ट 2025। अब जिन भी वेब पेजेस के टाइटल में HSSC रिजल्ट 2025 मौजूद है वो तमाम रिजल्ट्स आपके पास शो हो जाएंगे। वैसे तो स्टूडेंट मैंने आपको साथ साथ तमाम की एग्जाम्पल्स भी बता दी हैं, लेकिन बुक में मौजूद प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं कि अगर आप लिखते हो PDFs ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग, इसमें आपने क्या किया, फाइल टाइप डिफाइन कर दी है कि मुझे PDF चाहिए, तो जो भी आपके रिजल्ट्स आएंगे वो सारे PDF में होंगे। इसी तरह अगर आप मशीन लर्निंग सर्च कर रहे हो और आपको डीप लर्निंग नहीं चाहिए तो आप मशीन लर्निंग के साथ हाइफन यूज़ करके डीप लर्निंग लिखोगे तो जो भी सर्च रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो मशीन लर्निंग पे मिलेंगे, उसमें डीप लर्निंग नहीं होगा। नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट इवैल्यूएटिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्सेज। अब आपने इंफॉर्मेशन तो गैदर कर ली और आपने चेक करना है कि जिस सोर्स से आपने इंफॉर्मेशन ली है वो क्रेडिबल भी है, वो ट्रस्टेड है या नहीं। तो आप किस तरह से सोर्स की क्रेडिबिलिटी चेक कर सकते हो। तो क्रेडिबल सोर्सेज जो होती हैं ना उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ या कुछ खसूसियात होती हैं, जैसे पीयर रिव्यूड जर्नल। पीयर रिव्यूड जर्नल्स कहते हैं ऐसे आर्टिकल्स या ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिश होने से पहले स्कॉलर्स को दी जाती है या उस फील्ड से रिलेटेड लोगों को दी जाती है ताकि वो उसके रिव्यू कर सकें कि वो सही है या नहीं। तो जब वो ओके करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन सही है, एक किस्म की वेरिफिकेशन हो जाती है कि हाँ ये इंफॉर्मेशन सही है, तो उसको फिर पब्लिश किया जाता है। ट्रस्टेड डोमेन जैसे कोई एजुकेशनल वेबसाइट्स हो गई या गवर्नमेंट वेबसाइट हो गई या ऐसी साइट्स जिनके आगे साथ .org लगता है तो हम ये मानते हैं कि वो हमारे पास एक ट्रस्टेड सोर्स हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट्स या ऑथर्स जो रिलायबल हों, जो नामी ग्रामी हों, जिनको लोग जानते हों, तो उनसे जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही होती है तो उस इंफॉर्मेशन को भी हम क्या करते हैं, क्रेडिबल कंसीडर करते हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपकी इंफॉर्मेशन अप टू डेट होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट साइटेशन मैनेजमेंट टूल। हमारे पास बहुत ही ज़्यादा साइटेशन मैनेजमेंट टूल्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम रेफरेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए साइटेशन होता क्या है। स्टूडेंट्स जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं और उसको एज इट इज़ उठा के अपने कंटेंट में, अपने रिसर्च में, अपने रिपोर्ट्स में इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो प्लेजरिज्म आ जाता है। तो उससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं रेफरेंसेस। ठीक है कि जहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन उठाई है, जिस बंदे की हमने इन्फॉर्मेशन उठाई है, हम अपनी रिपोर्ट में, हम अपनी रिसर्च में उसका रेफरेंस ऐड करते हैं, तो इसी चीज़ को बोलते हैं साइटेशन। तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम एक इफेक्टिव वे में अपनी सोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और साइटेशन को मैनेज कर सकते हैं। और प्रॉपर साइटेशन होने की वजह से आप प्लेजरिज्म से भी बच सकते हो। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।